अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एनल फिशर को बगैर सर्जरी के, बगैर ऑपरेशन के कैसे ठीक कर सकते हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताएंगे जिनको करके एनल फिशर के अंदर आप दिनों के अंदर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक एनल फिशर के क्योर केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जो मरीज को बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी ऑपरेशन के, विदन 1 मंथ के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, मेरे पास एक पेशेंट आए जिनकी एज अबाउट टू 30 ईयर्स थी और वो एक मेडिकल टेक्नीशियन थे, और मेरे पास आने से पहले वो ऑलरेडी सर्जरी करवा चुके थे। उनको एनल फिशर का मसला था, उन्होंने सर्जरी करवाई। आफ्टर 1.5 ईयर उनको दोबारा से एनल फिशर बन गई। तो उससे पहले जब मैंने मरीज से पूछा कि आपने सर्जरी करवाने से पहले आपकी क्या तरतीब थी, तो उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब मैं कोई भी लग्जेटिव मेडिसिन जैसे कि क्रीमाफिन है, डोफालिक है, इस तरह की कोई लग्जेटिव मेडिसिन लेता था तो स्टूल पास कर लेता था, नरम स्टूल आता था। और अगर मैं उनको नहीं था लेता या उनको इस्तेमाल नहीं था करता तो मुझे शदीद किस्म की बर्निंग, पेन, इन चीज़ों का सामना करना पड़ता था। और मैंने जो डिफरेंट सर्जन्स हैं उनसे कंसल्ट किया, और चूँकि आप जानते हैं मैं एक मेडिकल टेक्नीशियन हूँ, तो मैंने बहुत सी अद्वियात को, पेन किलर्स को, एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया, लेकिन हर तरह मुझे अफाका नहीं हुआ। तो उसके बाद बिलाहर मैंने सर्जरी करवा ली। लेकिन ये सर्जरी के बाद दोबारा केस मुझे दोबारा फिशर का मसला लाहक हुआ है। तो मैंने एक दिन सडनली यूट्यूब पे आपका लेक्चर सुना फिशर के हवाले से, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे एक दफ़ा कंसल्ट करूं, ये ना हो कि इस दफ़ा मुझे फिर सर्जरी करवानी पड़ जाए। तो मैंने जर्नली उनसे पूछा कि आप सर्जरी करवा के 1.5 ईयर बेहतर रहे हैं, तो आपने इस दफ़ा सर्जरी का प्लान क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब मैंने सोचा कि इस दफ़ा भी मैं सर्जरी अगर करवा लेता हूँ, ऑपरेशन करवा लेता हूँ, तो अगले 1.5-2 साल बाद मुझे दोबारा मसला लाहक हो जाए तो फिर सर्जरी करवानी पड़ेगी। इस तरह तो मैं 12 सर्जरियां करवाता रहूंगा और ठीक भी नहीं होगा। तो मैंने जनरल सिम्टम्स उनकी लेना शुरू की। तो दोस्तों, जनरल सिम्टम्स के अंदर मरीज जो था मेडिकल टेक्नीशियन था, ज़्यादा काम उसका कंप्यूटर के ऊपर बैठने वाला था। वो हॉस्पिटल के अंदर जो उसका वर्किंग स्टाइल था, ट्रामा सेंटर के अंदर नहीं था, इमरजेंसी के अंदर नहीं था, बल्कि कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाला था, और ज़्यादा देर वो कंप्यूटर पे बैठे रहते थे। वो सुबह जॉब पे जाते, 2 बजे तक जॉब करते, उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक, और फिर रात को 8 बजे तक लगातार कंप्यूटर पे बैठने वाली जॉब करते थे। दोस्तों, जब भी हमारे पास खास तौर पर ऐसे लोग आए जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, जो क्लरिकल स्टाफ के अंदर हों, जो डॉक्टर्स हों, जो प्रोफेसर, टीचर्स हजरात हों, तो इनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। और उसके साथ साथ जो लोग गवर्नमेंट सेटअप के अंदर काम करते हैं उनको होटलिंग का भी सामना करना पड़ता है, बाहर से खाना खाना, इसके अलावा दोपहर के खाने के लिए बाहर से खाना खाना। इस तरह उनकी लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा सेडेंटरी और होटलिंग वाली होती है। तो मैं उनकी ये जो लाइफस्टाइल है जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम थी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, कोई वॉक, कोई जिम, किसी किस्म की कोई इस तरह की उनकी एक्टिविटी नहीं थी। सिंपली वो सुबह 8 बजे घर से निकलते जॉब के लिए और रात को 8 बजे 10 बजे आके सो जाते थे, खाना शाना इस्तेमाल करके अपना खा के। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास इस परफेक्शन से रिलेटेड लोग जब आते हैं तो सबसे पहले हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस आती है वो नक्स स्वामी का है।
नक्शवामिका उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है जिनका दिमागी काम बहुत ज़्यादा होता है, और जो दिमागी काम होता है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता है। उसके साथ साथ नक्शवामिका अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। उसके साथ साथ प्रोलॉन्ग सिटिंग, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होना, होटलिंग होना, डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल होना, इनकी बेस पे मैंने उन्हें नक्शवामिका 200 की सिंगल डोज अप्लाई की, और आफ्टर 2 डेज उनके साथ मेरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ तो वो ब्यूटीफुली उनको पेन और बर्निंग ठीक हो चुकी थी, और जो स्टूल का पहला लम्ब था उनको हार्ड आता था, उसके बाद लो स्टूल आता था, वो भी मुकम्मल तौर पर मरीज ठीक हो चुका था। उसके साथ साथ मरीज की जो दीगर कंप्लेंट्स थी, टायर्ड, कॉन्स्टिपेशन, ये तमाम मसाइल डे बाई डे बेहतर होना शुरू हो गए थे। 1 मंथ के लिए उनका मैं ट्रीटमेंट करता रहा। 1 मंथ के बाद उनको जो वो अल्सरेटिव वाउंड पेरिनियल एरिया पे बना हुआ था वो भी मुकम्मल ठीक हो चुका था, और उसके साथ साथ बर्निंग, पेन, ये तमाम मसाइल ठीक हो चुके थे। और नक्शवामिका 200 की मैंने सिंगल डोज को सिर्फ अप्लाई किया था। दोस्तों, इंशाल्लाह अपनी जो हम मटीरिया की रेमेडीज पढ़ रहे हैं उसमें जब हम नक्शवामिका के ऊपर आएंगे तो उसकी जो कुछ खास अलामात है, जैसे कि कुछ हम अपनी वीडियोस के अंदर बताते हैं, मज़ीद उस पर डिस्कशन करेंगे ताकि हम समझ सकें कि नक्शवामिका के मरीज़ को सेडेंटरी वाले लाइफस्टाइल के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, होटलिंग का ज़्यादा होना, डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल होना, कॉन्स्टिपेशन होना के अलावा कौन सी ऐसी अलामत है जिनकी बेस पे उन्हें प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। दोस्तों, अगर होम रेमेडीज़ के हवाले से बात करें तो दोस्तों इसबगोल का छिलका और खसूसी तौर पर यह पंसारी से लिया जाए, और इसको नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के अंदर 1 टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून शाम को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, और ये जो इंटेस्टाइन की मोटेलिटी होती है, जो बोवल मूवमेंट्स होती है, उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बेहतरी की तरफ लाते हैं। उसको बोल मूवमेंट अगर कम हुई हो तो उसको एक नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं, और उसमें फाइबर होता है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की जो मोटेलिटी है, उसके अंदर जो लुब्रिकेशन है वो बेहतर हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन से मरीज महफूज हो जाता है। उसको इस्तेमाल करने से मरीज को स्टूल नॉर्मल आता है, हार्ड स्टूल पास नहीं करता, जिसकी वजह से फिशर के मसाइल कम से कम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों गर्म पानी के टब के अंदर सिटिंग करना, बैठना, गर्म पानी के टब के अंदर थोड़ा सा साल्ट डाल के नीम गर्म पानी के अंदर बैठा जाए, 10 मिनट के लिए बैठा जाए, उससे काफ़ी हद तक मरीज को जो फिशर के अंदर बर्निंग होती है, जो पेन होती है, उसके अंदर रिलीफ देखने को मिलता है। उसके अलावा नमक, चूँकि एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, तो जब वो नमक डाल के पानी के अंदर बैठता है तो जो उसका जो पेरिनियल एरिया के ऊपर वाउंड होता है, ये डर्टी जगह होती है, उसको हील करने में भी मदद मिलती है। उसके अलावा दोस्तों हरी सब्जियां जैसे कि कद्दू शरीफ है, इसके अलावा तोरी है, भिंडी है, इसके अलावा टिंडे हैं, इस तरह की जो लीफी सब्जियां हैं, जो हरी और लीफी सब्जियां हैं, उनको इस्तेमाल करने से आपकी जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है उसमें बेहतरी आती है। उसके अलावा आपके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन के मसाइल होते हैं या जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ के मसाइल होते हैं वो बेहतरी की तरफ आते हैं। और जब आप इसको हरी सब्जियों को या हरे पत्ते वाली सब्जियों को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, आपकी कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलती है, जिससे आपको फिशर, एनल फिशर यानी कि, और उसके साथ साथ पेरिनियल एरिया के उस फिशर को हील करने में मदद मिलती है। दोस्तों, ये एक वीडियो है जिसमें आप इन होम रेमेडीज़ को करके अपने आप को नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर जो घरेलू खुराक है या होम रेमेडीज़ हैं उससे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके। शुक्रिया।